नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। अधिकतर किसान भाई कृषि के साथ साथ पशुओं का पालन भी करते हैं और उनसे वे अच्छा लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पर गाय भैंसों में बार बार गर्मी में आने की समस्या देखने में आती है। तो यह समस्या पशुओं में क्यों आती है और इसका क्या समाधान है, इस बारे में बता रहे हैं राजकीय पशु चिकित्सालय उपकेंद्र लोहरवाड़ा के डॉक्टर BL यादव। पशुओं में होने वाली कई प्रकार की बीमारियों में बताना चाहता हूं, जिसमें विशेषकर है रिपीट ब्रीडिंग और एक बांझपन। अपने प्रदेश में पशुओं के समय पर नहीं ब्याने की समस्या आमतौर पर देखी जाती है और यदि आपके पशु समय पर ही नहीं ब्याएंगे तो आपके द्वारा की गई सारी मेहनत बेकार चली जाएगी और हमारे पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। रिपीट ब्रीडिंग होने के कई कारण हो सकते हैं। इसमें है हार्मोनल इम्बैलेंस और एक आहार असंतुलित होना, संक्रामक और कई बीमारियों की वजह से इसमें रिपीट ब्रीडिंग के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि जो रिपीट ब्रीडिंग में है, सबसे अहम योगदान है जो संतुलित आहार का है। इस बारे में आज के समय में बिल्कुल भी संतुलित आहार नहीं मिल पा रहा है। इसमें मुख्य वजह है कि जो फसल होती है ना, वो सिर्फ केमिकल रासायनिक विधि के द्वारा आजकल खेती हो रही। तो इससे जो सूखा चारा है, हरा चारा है, वो सब कुछ ही दूषित हो रहा है। और जो आजकल के पशु आहार आ रहे हैं, उसमें भी केमिकल की अधिकांश मात्रा आ रही है। तो इस वजह से पशुओं में जो आहार और जो चारा दिया जा रहा है वो बिल्कुल इनबैलेंस है। इस वजह से जो इसकी डिफिशियंसी हो जाती है। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि पशु के बीमारी होती है जो बच्चेदानी में इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। इस बच्चेदानी के इन्फेक्शन से पशु बिल्कुल भी गर्भ नहीं ठहरता और जो अपन सीमन डिपॉजिट करते हैं वो भी डेथ हो जाता है। पशुपालक भाइयों, यदि आप अपने पशुओं का सही समय पर गर्भाधान करवाते हैं तो न केवल पशुओं के देखभाल के खर्चे से बच सकते हैं बल्कि इनसे अच्छी आय भी ले सकते हैं। किसानों को जो पशुओं के द्वारा हानि हो रही है, उसका एक मुख्य कारण यह भी कि गर्भ परीक्षण है। गर्भ परीक्षण हर 90 दिन पर करवाना चाहिए। एक बार प्रेग्नेंट हो गए तो 90 दिन के उपरांत उसको चेक करवाना चाहिए कि ये पशु गाभिन है या नहीं। और इसके लिए अच्छा है कि एक अच्छा और एक्सपीरियंसफुल अनुभवशील एक डॉक्टर से करवाना चाहिए, जिससे ना तो उसको कुछ दिक्कत होगी और एक पशुपालक को ये भी हो जाएगी कि अपना पशु गर्भ धारण कर चुका है या गाभिन है तो उसकी आहार व्यवस्था भी उसी अनुरूप करनी चाहिए। उच्च गुणवत्ता युक्त कई कंपनियों के जो खनिज लवण आ रहे हैं, मिनरल मिक्सचर आ रहे हैं, वो समय पर देते रहना चाहिए। इस वजह से जो डिफिशियंसी है मिनरल्स की, वो इनके द्वारा पूरी हो जाएगी। दूसरा कारण है हार्मोनल। तो इसमें एक अच्छे वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी की सलाह के अनुसार ही इसमें हार्मोनल जांच होनी चाहिए और उसी के अनुसार इसमें आपूर्ति होनी चाहिए। और खाली है या प्रेगनेंसी नहीं है तो उसको वापस से या तो बोलने की दवा देनी चाहिए। अच्छे चिकित्सक की सलाह लेके उसको ये इन्फेक्शन दूर करवाना चाहिए। बच्चेदानी में इंट्रायूट्राइन दवा डलानी चाहिए और उसका जो भी संभावित उपचार है वो करवाना चाहिए। और भी कई वजह हो सकती है इसके अंदर, तो इनकी अच्छे चिकित्सक की सलाह लेकर इनमें उपचार कराना चाहिए, जिससे पशु का अच्छा प्रोडक्शन मिले, समय पर मिले और उच्च गुणवत्ता युक्त मिले। प्रदेश के जिन किसानों ने फूल गोभी की खेती कर रखी है, उन्हें इस फसल से अधिक उपज लेने के लिए फसल में समसामयिक कार्यों को उचित समय पर करना जरूरी होता है। तो वे कौन कौन से कार्य हैं और किसान भाई अपने स्तर पर कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ महेंद्र जड़िया। जो हम आज फूल गोभी की खेती के बारे में चर्चा करें किसान भाइयों, जिसमें हम सर्वप्रथम बात करें तो खरपतवार नियंत्रण के बारे में बात करें तो खरपतवार नियंत्रण एक फूल गोभी में मुख्य समस्या के रूप में हम देखते हैं। जो खरपतवार नियंत्रण है, इसके लिए हम निराई गुड़ाई के द्वारा हम इसका नियंत्रण करते हैं। तो निराई गुड़ाई हम लगभग 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन के अंतराल पर इस तरह से हम समय समय पर अब फसल है उसकी आवश्यकता के अनुसार हम समय समय पर करते रहते हैं। जो निराई गुड़ाई है वो खुरपी के द्वारा से हम करते हैं, जिससे हमारे पौधों को कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और उसी समय जब हम निराई गुड़ाई करते हैं तो आवश्यकता अनुसार हम उसमें मिट्टी चढ़ाकर हम अपने पौधों को अच्छे से व्यवस्थित कर देते हैं, जिससे हमारे पौधे अच्छी तरीके से वृद्धि करते रहते हैं। इस प्रकार हम अपने पौधों में जो हमारे फूल गोभी की फसल है उसमें हम खरपतवार प्रबंधन करते हैं।
किसान भाइयों, फूल गोभी की फसल का उचित विकास हो तथा अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए आपको फसल में संतुलित उर्वरक प्रबंधन करते हुए सिंचाई किस तरह से करनी है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। उर्वरक के रूप में देखें तो उर्वरक के रूप में हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा को देते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस जो है वो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास है जो वो भी 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम देते हैं। ये बुवाई के समय हम नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा को हम दे देते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बची रहती है वो, जबकि हम 6 से 7 सप्ताह के बाद हम आवश्यकता के अनुसार हम उसमें फसल में अपने देते रहते हैं। इस प्रकार हम खाद और उर्वरक का प्रबंधन करते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें सिंचाई प्रबंधन, तो सिंचाई प्रबंधन की यदि बात करें तो हम जैसे ही मतलब जो फूल गोभी के पौधे हैं उनका हम रोपण करते हैं तो उसके बाद हमको हल्की सिंचाई करते हुए हम उसके पानी का सिंचाई करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि हमारे पौधे अच्छे तरीके से लग जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि उनमें 7 दिनों के अंतराल पर हम उनमें सिंचाई करते रहते हैं, जिससे उनमें नमी बनी रहे और उनकी वृद्धि आवश्यकता अनुसार होती रहे। फूल गोभी के पौधे हैं, जब उसमें हम देखते हैं कि फूल बनने लगें तब उसमें हमें विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि उस मिट्टी में हमारी नमी बनी रहनी चाहिए, जिससे हमारे जो फूल है वो अच्छी तरह से वृद्धि करते हुए फूल की संख्या है उसमें निरंतर वृद्धि होती रहे। इस प्रकार से हम उसमें निरंतर 6 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहते हैं और इस प्रकार से हम सिंचाई करते हैं। किसान भाइयों, फूल गोभी की फसल को कीटों द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। तो आप इन कीटों की पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। हम बात करें कीट के बारे में तो जो फूल गोभी की फसल है उसमें हम देखते हैं कि माहू कीट भी इसमें काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। जो माहू होता है यह हरे पीले रंग के पतंगदार कीट होते हैं जो हमारी पत्तियों पे पिछला मतलब निचला भाग होता है उसमें हम देखने को मिलते हैं, जो शिशु अवस्था में हमारे पौधों को काफ़ी पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमारी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और हम देखते हैं कि हमारे पौधों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके नियंत्रण के लिए भी हम कार्बोरिल 10% का चूर्ण का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुरकाव करते हुए हम इसका नियंत्रण कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम देखें कि जो हमारा फूल गोभी है उसमें प्रमुख रूप से जो हमारा कीट लगता है वो डायमंड बैक मौत करके हमारा एक कीट है जो मतलब प्रमुख रूप से सभी से सबसे ज़्यादा हमारे फसल फूल गोभी की जो फसल है उसमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है। यह कीट जो है मुख्य रूप से अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है। यह इल्लियाँ पीले रंग के रंग लिए हुए हमको देखने को, तथा कभी कभी हम ये देखते हैं जो इल्लियाँ हैं जो गहरे रंग की तथा और शरीर में हल्का सा भाग जो उसका होता है वो भूरे रंग का होता है। यह जो कीट है इससे लगभग हमारी जो फसल है उसमें कम से कम 50 से 60% तक का नुकसान कभी कभी हमको देखने को मिलता है। और इसके नियंत्रण के लिए हम डीपेल 8L का 1000 मिलीलीटर की दर से प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि डायमंड बैंक मौत का हम जो कीट है उसका नियंत्रण कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम यदि एक और जो हमारा मुख्य रूप से हम रोग देखते हैं वो है मेदुल रोमिल नामक एक हमारा जो रोग लग जाता है फूल गोभी में। यह रोग जो है पौधों की सभी अवस्थाओं में आता है और हमारी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसमें हम जो देखें कि किस तरीके से हम इसको पहचान करें तो जो पत्तियां हैं उसकी निचली सतह पे हमें हल्के हल्के भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। इस प्रकार से हम मेदुल रोमिल जो रोग होता है उसकी हम पहचान कर लेते हैं। इस प्रकार से हम मेदुल रोमिल रोग को हम पहचान लेते हैं। फिर इसके बाद हम और यदि इसके नियंत्रण की बात करें तो डाइथेन M45 का 2.0 ग्राम प्रति लीटर की पानी का घोल बनाकर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर इसका छिड़काव करते रहते हैं, जिससे हम देखते हैं मेदुल रोमिल जो रोग है उसका नियंत्रण कर लेते हैं। अपने राज्य के बहुत से क्षेत्रों में सिंचाई जल का संकट हमेशा रहता है और ऐसे में किसान सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर और ड्रिप पद्धतियों को अपनाकर इस समस्या से काफी हद तक बच सकते हैं। तो चलिए सिंचाई की इन उन्नत विधियों के बारे में और इनके लाभ के बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर निधि कुमारी से। आपको आज माइक्रो इरिगेशन के एडवांटेज के बारे में बताऊंगी कि उनके क्या क्या लाभ हैं। जो हम ट्रेडिशनल मेथड इरिगेशन के यूज़ करते हैं तो उससे हमारी इफिशियंसी ज़्यादा नहीं होती है, 60% जैसे इफिशियंसी होती है, मतलब पानी का लॉस ज़्यादा होता है।
पहली बात तो कि हमारा ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं नॉर्थ इंडियन कंडीशन में भी रेनफॉल जो पहले हम रिसीव करते थे 1200-1400 mm एवरेज एनुअल रेनफॉल, वो आजकल घट के बहुत ज़्यादा कम हो गया, 900 और 1000 के पास आ गया है। और जब हमें बारिश चाहिए होती है तो बारिश नहीं होती है, और ग्राउंड वाटर लेवल इतना नीचे जा चुका है कि पंपिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस केस में हमें जो वाटर की जो बचत, पानी की बचत करनी होगी, तो इसके लिए हम पानी को या तो स्प्रिंकलर फुहारे टाइप से दे सकते हैं या फिर उसको हम ड्रॉप बाय ड्रॉप दे सकते हैं। और ड्रिप इरिगेशन के केस में वो 95% भी हो जाती है। तो बेसिकली जो हमारे माइक्रो इरिगेशन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, जो एक होता है ड्रिप इरिगेशन जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता है स्प्रिंकलर। प्रदेश के सिंचित क्षेत्रों में 99% सिंचाई बहाव विधि द्वारा की जाती है, जिसमें अधिकांश पानी व्यर्थ चला जाता है और कुल उपयोग किए गए पानी का मुश्किल से 25-30% भाग ही फसलों के उपयोग में आ पाता है। अभी भी हम अपनी खेती के तरीकों में वे बदलाव नहीं ला पाए हैं जिसमें कम पानी की आवश्यकता हो और अधिक उत्पादन मिल सके। अतः पैदावार बढ़ानी हो तो समन्वित जल प्रबंधन, विशेषतः सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की महत्ता को आत्मसात करना होगा। ड्रिप इरिगेशन जो होता है हम मेनली अपने वेजिटेबल्स में यूज़ करते हैं, जैसे गोभी है आपका, भिंडी है आपका, टमाटर है, बैंगन है, मतलब जितने भी तरह के आपके फसल होते हैं जो वेजिटेबल क्रॉप होते हैं, सब्जी वाले और फूल वाले, और या फिर फ्रूट्स जो होते हैं, फल होते हैं, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा प्लांट होता है जैसे, तो वहाँ पे हमें 2 ड्रिपर लगाना पड़ता है। जैसे आप अमरूद में लगा सकते हैं, लीची में भी लगा सकते हैं, आजकल आम में भी लगाते हैं। तो थोड़ा आजकल जो कॉस्ट भी होता है वो सब्सिडाइज कर दिया जाता है फार्मर्स के लिए, तो ये सब इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप एक बार लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे आपका फ़ायदा ही होगा। और दूसरी बात कि स्प्रिंकलर जो है आजकल, जैसे हम लोग गेहूं में भी लगा सकते हैं, जितने भी अनाज वाले क्रॉप है, मेज है, उसमें लगा सकते हैं, बशर्ते कि हमें देखना पड़ेगा कि उसका हाइट ऑफ क्रॉप क्या है। ठीक है, अगर जिस हिसाब से हाइट बढ़ता है उसी हिसाब से हमें स्प्रिंकलर भी सेट करना पड़ता है। जिस खेत में सिंचाई की जानी हो उसमें फव्वारा सेट को निश्चित दूरी पर लगा दिया जाता है एवं विद्युत अथवा डीजल पंप सेट से जोड़ दिया जाता है। सिंचाई जल पाइपों के माध्यम से नोजलों के द्वारा फसल पर वर्षा के रूप में गिरता है। नोजल दबाव के कारण घूम घूम कर सिंचाई करते हैं। इस विधि से सिंचाई करने से 30 से 40% जल की बचत होती है। उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी होती है, जैसे कि आपका जो ड्रिपर होता है, जो नोजल होता है जहाँ से पानी निकलता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, वो क्लॉग हो जाता है। लेकिन वहाँ क्लॉग होता है जहाँ पे आपका सैलिनिटी जैसे ज़्यादा है, या फिर कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे आपका कुछ एलिमेंट कैल्शियम जैसे डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में वो क्लॉगिंग हो जाती है। तो उसके लिए हमें थोड़ी बेहतर रख रखाव रखनी होती है, जैसे कि पानी को फिल्ट्रेट करके हमेशा ड्रिपर में देना चाहिए, और टाइम टू टाइम उसकी क्लीनिंग भी होती रहनी चाहिए ताकि वो चोक ना करे, क्लॉग ना करे। अपने यहाँ भी स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन लगाना चाहते हैं वो लोगों को सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी 90% अनुदान दिया जाता है ड्रिप इरिगेशन के लिए, और 75% अनुदान दिया जाता है स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए। तो ये इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर आप लगाना चाहें तो आसान ही है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दनियापुर, जिला भरतपुर के रघुवीर बघेल ने। आपने कीट नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा कार्ड पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, खेतों में हानिकारक कीटों को नियंत्रण के लिए हम लोग एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन पर जोर देते हैं। एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन में जैविक नियंत्रण एक प्रमुख घटक है। जैविक नियंत्रण में हम उन सारे कारकों का प्रयोग करते हैं जो प्राकृतिक विधि के द्वारा कीड़ों का नियंत्रण करते हैं। जो हमारे प्रमुख जैविक नियंत्रक कारक हैं वो हैं परभक्षी, परजीवी और रोग कारक। तो हानिकारक कीड़ों के बहुत सारे लिमिटिंग फैक्टर हैं जो उनको रोकते हैं, उनकी जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं, जिसमें परजीवी, परभक्षी और रोग कारकों को प्रमुखता से रिपोर्ट किया जा सकता है। तो जो इसमें परजीवी है वो भी विभिन्न प्रकार के होते हैं जो हमारे प्रकृति में मौजूद हैं। परजीवी
कीड़ों के अंडे पे भी रहते हैं, उनके लार्वे पे रहते हैं, उनके पीपा पे भी रहते हैं, उनके वयस्क पे भी रहते हैं। अतः परजीवी अंड परजीवी हो सकता है, लार्वल परजीवी हो सकता है और पीपा परजीवी भी हो सकता है। तो इसका अगर प्रयोग हम करते हैं परजीवी का, तो उसको हम जैविक विधि से इन हानिकारक कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं। उसी प्रकार परभक्षी कीटों का भी प्रयोग किया जा सकता है और रोग कारकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के अलावा हमारी फसलों में ऐसे भी कीट होते हैं जो फसलों में लगने वाले हानिकारक कीटों का कंट्रोल करते हैं, जिससे हानिकारक कीटों की संख्या कम बढ़ती है। लेकिन रसायनों के बढ़ते प्रयोग से मित्र कीट भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने ट्राइकोग्रामा कार्ड तैयार किया है, जिसका जैविक कीट नियंत्रण के रूप में उपयोग किया जा रहा है। तो परजीवी में हम आज बात करेंगे एक प्रमुख अंड परजीवी का, जिसका नाम है ट्राइकोग्रामा। आप लोग इसके नाम से आप भिज्ञ भी होंगे, आप जानते भी होंगे इसको, ट्राइकोग्रामा, जो एक बहुत ही छोटा सा ततैया है जो 0.3 मिलीमीटर से लेके 0.5 मिलीमीटर लंबा होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, जो नंगी आंख से उसको देख नहीं सकते हैं। इसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि एक ततैया है। यह ततैया प्रमुखता से हमारे फसलों में उपलब्ध है और ये अपना जैविक नियंत्रण वाला काम करता रहता है। परंतु अगर इसका हम बृहद मात्रा में अगर खेतों में इस ततैया को छोड़ें तो बिना किसी रसायन के ही हम जितने भी सूंडी वाले कीट हैं उनको नियंत्रित कर सकते हैं। यह ततैया बहुत ही लाभदायक है और इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव हमारे फसलों पर नहीं है। तो ततैया का जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसको जितने भी तितली वर्ग के जितने भी कीड़े हैं उनके लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसमें पूरे भारतवर्ष में इस ट्राइकोग्रामा की 26 प्रजातियां रिपोर्टेड हैं, जिसमें से 7 और 8 प्रजातियों का मुख्यतया विभिन्न प्रयोगशालाओं में, विभिन्न उत्पादन केंद्रों में, बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रयोगशालाओं में इसका उत्पादन किया जा रहा है। जिसमें से प्रमुख प्रजातियां हैं ट्राइकोग्रामा किलोनिस, ट्राइकोग्रामा जिपोनिकम, ट्राइकोग्रामा पिट्यूसम, ट्राइकोग्रामा एकी और भी बहुत सारे हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, ट्राइकोग्रामा कार्ड का फसल पर सही तरीके से प्रयोग करने में भी सावधानी रखनी होती है, तभी अंड परिजीवी सही तरीके से अपना काम कर पाते हैं। तो कार्ड का प्रयोग कब तक किया जा सकता है, किन फसलों में इसका प्रयोग किया जा सकता है, आइए जानते हैं। तो इस ट्राइकोग्रामा का प्रयोग हम धान के तना छेदक, धान के पत्ती लपेटक, उसी प्रकार से गन्ने के जितने भी छेदक हैं, जो तना छेदक हैं, उनके लिए प्रयोग किया जा सकता है। गन्ने में जो सबसे बड़ी प्रमुख समस्या उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में है टॉप बोरर की, तो टॉप बोरर के लिए ट्राइकोग्रामा का प्रयोग बहुत ही लाभदायक है। उसी प्रकार से इस ट्राइकोग्रामा का प्रयोग हम टमाटर फल छेदक के लिए किया सकते हैं, जो हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा नाम है जिसका। तो ये ट्राइकोग्रामा टमाटर फल छेदक के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, उनके कीड़ों के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, मक्के के लिए भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम बैगन के जो प्ररोह और जो फल छेदक है उस कीट के लिए भी किया जा सकता है। ये ट्राइकोग्रामा का प्रयोग कैसे करना है इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। ट्राइकोग्रामा को हम बनाते हैं प्रयोगशालाओं में, जो एक हमारा जो स्टोर में एक कीड़ा होता है जिसको बोलते हैं राइस मील मॉथ। तो राइस मील मॉथ के अंडे को हम लोग इकट्ठा करते हैं और उसको एक कार्ड पे चिपका देते हैं और उस कार्ड को हम जो ट्राइकोग्रामा है, जो उसकी मादा है, उसके समक्ष रखते हैं। वो उसमें अपने अंडे दे देती है और इस तरीके से वो जो कॉर्सेरा अंडे का कार्ड था, वो जब मादा उसमें अंडे दे देती है तो ट्राइको कार्ड बन जाता है। उस ट्राइको कार्ड को निषेचन जब से वो पैरासिटाइज होता है, संक्रमित जब से हो रहा है वो, उससे लेकर 15 दिन के बीच में इसका प्रयोग किया जा सकता है। और 3 दिन बाद हम देखते हैं कि जब ये अंडा संक्रमित होता है, 3 दिन बाद वो अंडा काला होने लगता है। तो काला रंग जो अंडे का ये प्रदर्शित करता है कि इसको हम खेत में प्रयोग कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम उसको हम खेत में 3 दिन के बाद लगा सकते हैं। इसी कार्ड को, काले रंग के कार्ड को हम अपने रेफ्रिजरेटर में 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। 15 दिन से ज़्यादा स्टोर करने पे ये ट्राइको कार्ड मर जाता है, इसका प्रयोग प्रभावी नहीं रहता है। तो ये पाया गया है कि 15 दिन तक ये बहुत प्रभावी है, लेकिन उसके बाद ये इसकी क्षमता समाप्त हो जाती है। इसको प्रयोग करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो ट्राइको कार्ड है, इसका प्रयोग सायंकाल में हमें करना चाहिए। हम रात में अगर
प्रयोग करते हैं तो ये 2-3 घंटे में संक्रमित अंडों में से इसका वयस्क निकल जाता है और रात भर ये अपने खेत में ये इधर उधर उड़ के अपने होस्ट को ढूंढ लेगा और उसमें अंडे दे देता है। तो इसका कार्य रात भर में पूरा हो जाता है और हमें सिर्फ यही चाहिए कि अंडे ये संक्रमित कर दे। तो ये रात भर का समय सफिशिएंट है अंडों को संक्रमित करने के लिए। ये जो ट्राइकोकार्ड है ये कहाँ मिलेगा इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूं। विभिन्न जो शुगर फैक्ट्री की जो प्रयोगशालाएं हैं उन लोगों ने भी ट्राइकोकार्ड बनाना शुरू कर दिया है। उनके भी अपने प्रयोगशालाएं हैं जहां पे ट्राइकोकार्ड मिलता है और विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के जो बायो कंट्रोल लैब हैं वहां से भी इनको प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर आप ट्राइकोकार्ड का प्रयोग करते हैं तो इको फ्रेंडली वे में आप सूंडी वाले कीड़ों को नियंत्रित कर सकते हैं। धन्यवाद। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सरसों की फसल में कीटों से होता है नुकसान, करे समय पर नियंत्रण। अधिक उपज के लिए शिमला मिर्च की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।